Hey guys, very welcome back to my channel. How are you guys? I am totally fine. बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे हैं लाइफ को बिकॉज एग्जाम के बाद जो रेस्ट मिलती है ना उसमें रिकवरी का जो मोड होता है उस मोड में जा चुके हैं। और बस अब मतलब बुक्स वगैरह ना सब अलमारी में रख दी हुई हैं और कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आराम से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हाँ आगे करियर में क्या करना है, सोच रहे हैं अब, क्योंकि अब थोड़ी सी देर हो चुकी है पढ़े हुए, यानी कि कह सकते हैं लास्ट टाइम सीरियसली स्टडी की थी मेंस के पिछले दिन। ठीक है, मेंस के बाद से सीरियस स्टडी नहीं हुई है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कोई भी सीरियस स्टडी नहीं करता। अब मुझे मत बोलना कि हम सीरियस स्टडी करते हैं। तो अगर मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं और अब थोड़ी सी टेंशन सताने लगी है कि क्या करें। जिन लोगों के मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, जिन लोगों का स्कोर कार्ड मिला है, वो लोग तो भाई 1 अप्रैल का वेट कर रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है उनका हो जाएगा। बट वट इफ नहीं हुआ? अब जैसे कुछ लोग हैं जिनके स्कोर्स इतने आए हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि भाई उनका नहीं होने वाला क्लियर, या फिर जो इंटरव्यू में ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं, या फिर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेंस में ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं। और वीडियो का मेन टॉपिक है कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जो हमारे आपके जैसे बच्चे रह रहे हैं मतलब कि ठीक है, मैं चाहूँगी, आशा करूँगी कि सबका 1 अप्रैल को अच्छा अच्छा रिजल्ट आए। बट जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या, मतलब कि सब बच्चे बोल रहे थे भाई गाइडेंस दे दो, थोड़ा सा गाइडेंस दे दो। हालांकि मैंने मेरे पिछले लास्ट जो पहले की वीडियोस हैं उनमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको जाके देखो। प्री की भी वीडियो अलग से बनाई है, मेंस की भी अलग से बनाई है। हो सकता है उस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम होगी या वैसे ही होगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन और जैसे कहते हैं ना कि आपको एग्जैक्ट सोर्सेज बताए हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं दोबारा से रिफ्रेश करना चाहूँगी, जो लोग नहीं देखेंगे या अभी देखेंगे तो वो इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है, एएफओ की बात कर रही हूँ मैं, स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर एएफओ 2025 कह सकते हैं। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है पहले प्री का प्रिपेयर करें या मेंस का प्रिपेयर करें। देखिए, प्री और मेंस दोनों ही बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ हमें प्री का ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेंस में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं, उनके मन में ये फोबिया बैठ जाता है कि प्री बहुत हार्ड है, अगर हम प्री का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो मेंस का तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इनमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनके साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्री की आपको सेलेक्टिव प्रिपरेशन करनी होती है, जो कि अभी से शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी से आपको क्या शुरू करना है, अभी से आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करनी है, अभी से आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं इस वीडियो में मेंस के प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी। प्री की मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूँ, ठीक है, ऐसे नहीं है कि 4 महीने बाद में प्री की वीडियो निकालूँ, बट इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी होपफुली वो रिजल्ट की आएगी या प्री की आएगी। ठीक है, तो मेंस में हमें क्या करना है, अभी हमारे पास इनफ टाइम है। अप्रैल लगा लीजिए, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, नवंबर में हमारा एग्जाम होगा इस बार, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता एक एक महीना इस बार आईबीपीएस का कैलेंडर पीछे मुड़ गया है। जो चीज़ें दिसंबर में हो रही थी वो नवंबर में होगी, जो नवंबर में हो रही थी नहीं, नवंबर में नहीं हो रही थी, जो जनवरी में होगी दिसंबर में, और हमारा इंटरव्यू है जो वो फरवरी में हो जाएगा, जो जनवरी में हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, एग्जैक्टली जनवरी में हो जाएगा। तो अभी हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, कुछ एक बुक्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जैसे कि अरुण कात्यान, जैसे कि आर के शर्मा जो है करीब 650 पेज की बुक है, आप पढ़ सकते हो उसको। लेकिन अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब कि कॉलेज में, जैसे कहते हैं ना, कॉलेज में कुछ भी सीखने को नहीं मिला, कॉलेज गए थे लेकिन कुछ भी गेन नहीं कर पाए, तो वो अरुण कात्यायन पढ़े। मैं उनको अरुण कात्यायन रिकमेंड करूँगी बिकॉज हम जब कॉलेज गए तो हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ठीक है, माना कि प्राइवेट कॉलेज था लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए, तो हमें ये सोचने में ज़ोर नहीं आता कि हाँ इरिगेशन क्या है, इरिगेशन कैपेसिटी क्या है, बेस पीरियड क्या है, डेल्टा और ये सब क्या है, तो डेल्टा और ड्यूटी क्या है। तो जिनको नहीं आइडिया कॉन्सेप्ट्स का, अरुण कात्यायन पढ़ डालो पूरी। अरुण कात्यायन ना बड़ी ऐसे थ्योरेटिकल बुक है, आप ऐसे पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि लर्न करने के वे में आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको वो थ्योरीज के साथ लर्न होती चली जाएगी। तो अभी इनफ टाइम है, अभी 1 महीने में या 1.5 महीने में लगा लो, अरुण कात्यायन ख़त्म कर दो। आप अरुण कात्यायन के डेली के 30 पेजेस ईजिली पढ़ सकते हो, बिकॉज मैंने खुद भी ये करके देखा, जो भी बातें मैं बता रही हूँ मैंने खुद करके देखी हैं। मैं अरुण कात्यायन के 50 पेजेस पढ़ती थी एक दिन में, और वो ईजी लगता था मुझे क्योंकि मैं साइड बाय साइड और कुछ ज़्यादा नहीं कर रही थी। तो अगर आप
आइडली और कुछ नहीं कर रहे हो तो आप एक दिन में 50 पेजेस भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो थ्योरी है, 10 पेज तो ऐसे ही निकल जाते हैं। कुछ जगह इंपॉर्टेंट होता है, कुछ जगह चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं भी होती। तो आप अरुण कात्यायन को पढ़ लीजिए। अरुण कात्यायन पढ़ लिया आपने तो आपको, जिन बच्चों को ऐसे लगता है कि हाँ हमें ज़्यादा बुक्स पढ़नी है, ज़्यादा बुक्स पढ़नी है, तो आप आर के शर्मा पढ़ सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अरुण कात्यायन के बाद आर के शर्मा पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। बिकॉज आर के शर्मा, अरुण कात्यायन का ही शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो। अरुण कात्यायन और नेमरा सुंडा के बीच बीच की बुक है, और उसमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज आप जो अरुण कात्यायन से पढ़ के गए हो वही आर के शर्मा में पढ़ोगे। मैं हाँ एक चीज़ आपको बताने वाली थी, मेरे पास ये बुक्स हैं लेकिन मैंने बहुत बड़ी सी ढेर लगा दी अपनी अलमीरा में, इसलिए मैं बुक्स ला नहीं पाई। उसके बाद आर के शर्मा आपने पढ़ ली, आर के शर्मा को भी आप ऐसे दे सकते हैं। आप जब आर के शर्मा पढ़ेंगे, आपका अरुण कात्यायन का जो जो भी आपने पढ़ा है उसका एक काइंड ऑफ रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक, आप ये मान लीजिए कि आपने 2 महीने में आर के शर्मा और अरुण कात्यायन खत्म कर ली, ठीक है। 1.5 महीने में आपने अरुण कात्यायन खत्म कर ली, हाफ मंथ में या 20 डेज में आपने आर के शर्मा खत्म कर ली। अप्रैल और मई चला गया आपका, हाफ मई चला गया ये कह लो, ठीक है। 2.5 महीने में आपने दोनों बुक्स खत्म कर ली। उसके बाद आप शुरू करेंगे जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, और हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है, नेमराज सुंदा। नेमराज सुंदा से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और नेमराज सुंदा इतनी ज़्यादा वाइड है, बोलने को 412 पेजेस की है। अभी एडिशन उसका रिवाइज हो गया होगा, उसका मेरे को आइडिया नहीं है। बोलने को 412 424 पेजेस की है, बट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप जितना पढ़ोगे उतनी कम लगेगी, ठीक है। तो आप अगर मैं बताऊँ कि आप अगर बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो तो आप भूल जाओगे आप दिन में 5 पेज से ज़्यादा पढ़ पाओगे। 5 पेज भी मैं ऐसे कह रही हूँ कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं कह रही कि ये 1 और 2, 1 पन्ना, 5 पन्ने नहीं पढ़ पाओगे आप। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बोलते हैं 1 महीने में ख़त्म कर दो, लेकिन वो फिजिबल नहीं है उनके लिए जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखी है, एक बार भी गो थ्रू हो रखा है, रिवाइज कर रखी है, एक बार गो थ्रू का मतलब ये होता है कि हाँ पिछले साल मेरा पेपर हुआ था, मैंने पढ़ी थी का मतलब ये एक बार पढ़ी थी, 2-3 बार रिवाइज करी थी, तब आप इजीली 1 महीने में आर के शर्मा क्या कहते हैं, कौन सी बुक थी वो, नेमराज सुंदा को 1 महीने में इजीली ख़त्म कर सकते हो अच्छे से पढ़ के। बिकॉज उसमें आप दिन में 2-2 पेज पढ़ो, 20-20 पेज पढ़ोगे तो 20 दिन में 400 पेजेस हो जाएंगे। और कुछ दिन हमारी कंसिस्टेंसी नहीं भी रह पाती तो वो 10 दिन उसके लिए लगा लिए कि हाँ 20 + 10 30 दिन में आपकी पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3 बुक्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने कभी कोई चौथी बुक नहीं पढ़ी। कुछ लोग ना हॉर्टिकल्चर की बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग और भी चीज़ों की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ये सफिशेंट है। इसके अलावा मैं कहती हूँ बुक्स में ये तीनों सोर्सेज लगा लीजिए आप। इसके अलावा ऑनलाइन सोर्स कोई अपना पक्का देख लीजिए, या यूट्यूब पे देख लीजिए। वैसे यूट्यूब पे ही है ज़्यादा ऑनलाइन सोर्सेज। आप यूट्यूब पे देख लीजिए कौन सा सोर्स आपको फॉलो करना है, फिर आप ना वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। जैसे आप कहीं से भी देख सकते हो, एग्रीकल्चर आप सर्च करोगे, कोई टॉपिक सर्च करोगे। अब जैसे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ना मुझे बहुत चीज़ी लगता था पहले, बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं आता था, बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। बिकॉज मुझे समझ नहीं आता था नाइट्रोजन से भी लीफ येलो होते हैं, फिर मैग्नीशियम से भी इंटरविनल क्लोरोसिस होती है, फिर आयरन से भी इंटरविनल क्लोरोसिस होती है, तो मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती थी। तो मैंने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का टॉपिक ऑनलाइन पढ़ा, तो मुझे अच्छा लगा और ऑनलाइन पढ़ने से समझ भी आया। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको जो टॉपिक नहीं समझ आता आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे ना टॉपिक्स को, और आपने 4-5 टॉपिक पढ़े, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ से मुझे समझ आ रहा है। आपका वो सोर्स अड्डा 247 भी हो सकता है, ठीक है। आपका वो सोर्स एग्री कोचिंग चंडीगढ़ भी हो सकता है, आपका वो सोर्स और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो एक सोर्स पकड़ लीजिए, उस सोर्स से चिपके रहिए। जो भी क्वेश्चन निकाल रहे हैं, अब मैंने इस बार अड्डा एग्रीकल्चर अड्डा 247 देखा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है। तो अगर आप ये 3 सोर्सेज फॉलो करोगे, साथ के साथ किसी एक ऑनलाइन सोर्स पे चिपके रहोगे, उसका जितना भी कंटेंट है उसको या तो राइट डाउन करोगे या उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहोगे, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है सिलेक्शन लेने के लिए। एग्रीकल्चर का AFO का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया गया है, और इतना ज़्यादा उसका पैटर्न चेंज होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अब जैसे इस बार का एग्ज़ाम ले लो, इस बार के एग्ज़ाम में माइंडफुल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे, जो मतलब आप अपने माइंड से कर सकते थे। जैसे वो कोकोनट वाटर वाला क्वेश्चन लगा लो, वो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला क्वेश्चन लगा लो। तो इसमें क्या है, इसमें
इस एग्ज़ाम में ये है कि आपको डायनेमिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्टैटिक नॉलेज है, बुक वर्म हो और आपका हो जाएगा। आप अगर डायनेमिक नॉलेज रखते हो, दीन दुनिया का पता रखते हो, तो आपका ईजिली निकल जाता है। जो ये मैंने कंडीशंस बताई, 3 सोर्सेज और एक ऑनलाइन सोर्स, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस पहले मैं भी ये सोचती थी कि मुझे कोई बोले कि यार इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, तो मैं पढ़ लूँ, बस मेरा होना चाहिए। तो हम ये सोचते तो हैं, लेकिन हम इस चक्कर में ना इतने सारे सोर्सेज के पीछे भागते हैं कि हमारा अच्छे से एक भी सोर्स नहीं हो पाता। तो मैं सच में बताऊं तो मैंने अरुण कात्यायन 2-3 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ी है, बिकॉज ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, मैं बोलती हूँ कि पढ़ो, बिकॉज जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये बोलोगे कि अरुण कात्यायन से कोई क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है 2-3 आ जाए, ज़्यादा नहीं आएंगे, बिकॉज उसमें थ्योरेटिकल बताया हुआ है। लेकिन हाँ, आजकल जैसे कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कई बार डेफिनेशंस दे देते हैं, तो हो सकता है कि अरुण कात्यायन से 5, 10, 11 क्वेश्चंस भी आ जाएं। बाकी फैक्चुअल बेसिस पे ज़्यादातर नीमरा सुंदा से ही क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई ऑनलाइन सोर्स से कनेक्ट रहोगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कई बार PYQs करवाते हैं, कई बार MCQs करवाते हैं, कई बार मैराथन्स चलाते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा, जब वो एक्सप्लेन करते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा पता चलता है, जो कि किसी बुक में नहीं लिखा होता। वो टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स अपने टाइम का उन्होंने जो पढ़ा है वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है नॉलेज में, ठीक है। तो ये 3 सोर्सेज मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन, एक सोर्सेज ऑनलाइन। ये 4 सोर्सेज अगर पढ़ोगे, इजीली क्वेश्चन, इजीली एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं AFO का, वो मेंस ही है। क्योंकि अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर है, इंटरव्यू में नॉर्मल से भी आएंगे तब भी आप क्रैक कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में मिनिमम 8 नंबर उनको देने ही होते हैं, और 11 से 12 वो एवरेज सबको देते हैं। तो आप उतना लगा के रखो कि अगर मेरे 11 नंबर भी आए, तब भी मैंने मेन्स में इतने नंबर बना लेने हैं कि मेरी सिलेक्शन ना रुके, ठीक है। अब वो आपने देखना है कि भाई इन चीज़ों को किस तरह से शेड्यूल करना है, कैसे प्लान बनाना है, ठीक है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, तो पहले एक बार नीमरा सुंदा को, इन सबको पढ़ लो। साइड बाय साइड अगर जो बच्चे चाहते हैं वो अरुण कात्यायन भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज अगर आप एक साथ अरुण कात्यायन पे लगोगे तो हाँ, थोड़े बोर हो जाओगे, क्योंकि फैक्ट्स बोरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड, मुझे याद है जब हम कॉलेज टाइम में लाइब्रेरी में जाके नीमरा सुंदा पढ़ते थे, हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे, और हम देखते थे पीछे मुड़ के तो हमारे 3 पेजेस कवर हुए होते थे। जस्ट 3 पेजेस में हम बोर हो जाते थे। तो ऐसे कर सकते हो कि हाँ, 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस करके अभी से साइड बाय साइड नीमरा सुंदा के पढ़ो। साइड बाय साइड दिन में आप अरुण कात्यायन पढ़ सकते हो, फिर RK शर्मा पढ़ सकते हो। साइड बाय साइड रिविजन होती रहेगी, साइड बाय साइड सुंदा भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह का था कुछ मेरा मेंस का, जो मैं बताना चाहती थी आपको, कि इस तरह की चीज़ें पढ़ोगे तो हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ना है। देखो, पढ़ने को कहा गया है ना, पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर होता है, टेंशन लेने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। और सब लोग टेंशन लेते हैं, इवन मैं भी टेंशन लेती हूँ। हम टेंशन क्यों लेते हैं? बिकॉज हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, फिर हमें गिल्टी होती है, हम टेंशन लेते हैं। तो जितने टाइम वो टेंशन ले रहे हो उतने टाइम पढ़ ही लो। अगर आधा घंटा टेंशन ले रहे हो, 1 घंटा टेंशन ले रहे हो, 1 घंटा पढ़ ही लो। एटलीस्ट ये तो होगा कि हाँ, दिन मैंने वेस्ट नहीं किया, 1 घंटा मेरे को मिला था, तो 1 घंटा मैंने पढ़ा है, निकाला है। तो बस यही सब बातें हैं। बाकी देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। मैं सबको बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी बेस्ट विशेस दूंगी कि रिजल्ट अच्छा आए। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कीजिए, पूरा दिल लगा के प्रिपेयर कीजिए। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइट मोड में पढ़िए, धीरे धीरे आपका देखिए इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली जो रिजल्ट की वीडियो होगी, या हो सकता है उससे पहले प्री की भी वीडियो बनाऊँ। तो तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना, एंजॉय।